हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? टेलीग्राम क्विज सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज हम टेलीग्राम में डले हमारे आज के क्विज का एक्सप्लेनेशन हम इस वीडियो में करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? आपके ऑप्शन है शेरशाह सूरी, हुमायूं, बाबर, अकबर। जैसा आप देख पा रहे हैं कि इन ऑप्शंस में से हम इनका कार्यकाल अगर हमें पता हो और कृष्णदेवराय का कार्यकाल हमें पता हो तो कृष्णदेवराय का कार्यकाल जो है कितना है? 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। और इनमें से जैसे आपको पता है कि मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक थे बाबर, उनका 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में उन्होंने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था भारत में, और 1530 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये 1529 तक कृष्णदेवराय का कार्यकाल रहा है। तो इनका जो कार्यकाल है कृष्णदेवराय का, वह बाबर के समकालीन रहा है। तो आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि ए ऑप्शन है, यह तमिल संगम की महानता से प्रेरित था। दूसरा, विजयनगर तुंगभद्रा एवं कृष्णा के संगम पर स्थित था। सी, हरियर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। डी, हरियर एवं बुक्का ने राज्य स्थापना के उपलक्ष्य में कवियों का एक बड़ा संगम का आयोजन किया था। फ्रेंड्स, जैसा आपको पता हो कि जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें 4 राजवंश अलग अलग टाइम पे रहे हैं, जिनमें से पहला राजवंश का नाम रहा है संगम राजवंश, जिसकी स्थापना इस वंश के साथ साथ इस पूरे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का नामक 2 व्यक्तियों ने किया था। इनके गुरु जो माधव विद्याधर रहे हैं, उनकी सहायता से 1336 ईस्वी में इनके पिताजी का जो नाम था वो संगम था, और उनके ही नाम पर इन्होंने अपने राजवंश का नाम संगम राजवंश रखा। तो उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था। ए है माधव विद्यारण, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। फ्रेंड्स, इसमें से पिछले क्वेश्चन के ही मैं आपको बताया कि जो माधव विद्यारण थे, इनके मदद से, जैसे आपको पता हुआ कि जो मौर्य वंश का संस्थापना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के मदद से किया था, उसी तरह से विजयनगर साम्राज्य का जो स्थापना हुआ है हरियर एवं बुक्का ने किया था माधव विद्यारण की सहायता से। और रामानुजाचार्य ये रामानंद के गुरु रहे हैं, और रामानंद जैसा कबीर हैं, मीराबाई हैं, उस टाइम के समकालीन जो थे उनके गुरु हैं रामानंद, और रामानंद के गुरु थे रामानुजाचार्य। मध्वाचार्य ये द्वैत विचारधारा, द्वैतवाद के प्रचारक संस्थापक रहे हैं। और जो निम्बार्काचार्य हैं, द्वैत अद्वैत बोला जाता है, उसके उस विचारधारा के संस्थापक रहेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जब भारत का संविधान मूल रूप से 1949 में बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर को, और 1950 26 जनवरी को लागू हुआ था पूरी रूप से। उस समय भारत का संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थीं, जो आज अलग अलग संविधान संशोधन करके 4 अलग अलग और अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं, और आज टोटल 12 हैं। अभी इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है वह 12 है। आंसर हो जाएगा सी। ये पूरे अनुसूचियां हैं। अब वीडियो को पॉज करके इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए। हाँ, ये बता दें कि जो 12वीं अनुसूची है 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, जिसमें
स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया गया है। 5वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था संविधान सभा के द्वारा, उसी समय प्रारूप समिति प्रस्तुत की गई थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, तो उनके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था प्रारूप, उसमें 8 अनुसूचियों की अनुशंसा की गई थी सॉरी। तो उसी के टाइम से ही जो मूल संविधान बना उसमें भी 8 अनुसूचियों को शामिल कर लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? दोस्तों, आपको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था और उसी के जस्ट एक साल बाद 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के प्रधानमंत्री के पद पे रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में पहली ही संविधान संशोधन में एक अलग अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं। तो ये जो संशोधन हुआ 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? पहले ही संविधान संशोधन में। ओके, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारो, खासी तथा जयंतिया किस राज्य में निवास करती हैं? फ्रेंड्स, आपको पता होगा गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियों के नाम हैं जो मेघालय को तीनों ओर से घेरती हैं। और तीनों ओर से घेरने के कारण जो मासिमराम चेरापूंजी एक जगह है जहाँ पे बहुत ही भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ये मेघालय में स्थित है। तो ये जो जनजातियाँ हैं ये कहाँ निवास करती हैं? मेघालय में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आबो जनजाति किससे संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? आबो जनजाति असम राज्य से संबंधित है। असम की राजधानी क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह क्या है? आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड, इनमें से गोंड है। भारत में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, उनमें से जो गोंड जनजातीय समूह है वो बाकियों से सबसे बड़ा समूह रखती है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाला लेन देन भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत है? फेरा, फेमा, FRBMA, AFSPA। इनमें से जो फेरा और फेमा है, तो पहले जो फेरा था फॉरेन करेंसी एक्ट रेगुलेटरी एक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद 2003 में फॉरेन करेंसी मैनेजमेंट एक्ट, इसके तहत जो हवाला लेन देन होता है, जब बोलते हैं कि ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए उस पैसे को पहले विदेश में ट्रांसफ़र किया जाता है और फिर उसी को प्लस करके यानी कि वो पॉजिटिव करके या उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करके फिर अपने देश में किसी माध्यम से ला लिया जाता है, उसको हवाला कहते हैं। तो ये हवाला लेन देन को अधिनियमित रेगुलेटरी करती है एक बॉडी, किस अधिनियम के तहत? फेमा अधिनियम के तहत। फेमा कब लागू की गई थी? 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। तो भारत का जो समुद्री उत्पाद होता है, समुद्री उत्पाद जो होता है ये किसी अलग अलग देशों को निर्यात किया जाता है। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा बड़ा जो बाज़ार है भारत का, वो कौन सा है? EU, यूरोपियन यूनियंस। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम का पुनर्स्थापन कब हुआ था? 20 सूत्री कार्यक्रम आपको पता होगा कि ये 1975-76 के आसपास में इंदिरा गांधी के टाइम पर पहला 20 सूत्री कार्यक्रम आया था, जिस समय ये गरीबों के उत्थान के लिए ये
बहुत 20 सूत्रों वाली की योजना चलाई गई थी, जिनमें अलग अलग योजनाएं थी, उनका पुनर्स्थापन कब हुआ था? पहला तो ये 1575-76 के आसपास में हुआ था। दूसरा कार्यक्रम ये लाया गया था 2007 मनमोहन जी के सरकार के टाइम पे। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट का जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है ICP इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी हो जाएगा इसका आंसर। आप HTML का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आख्यान का पर्यायवाची क्या है? आख्यान एक तरह से कहीं न कहीं जो हम व्याख्यान से संबंधित शब्द है, और जब हम किसी शब्द का एक शब्द को लेते हुए या फिर जब हम एक वाक्य और जब पैराग्राफ को हम जब व्याख्या देते हैं, कोई बात करते हैं, तो वार्तांत जब उसका लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, वार्तांत है ना, तो उसको बोला इसका पर्यायवाची होता है। तो आख्यान का पर्यायवाची हो जाएगा वर्तांत। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्पण एक लोक कला शैली है, यह किस राज्य में, भारत के किस राज्य में संबंध रखती है? तो अर्पण जो लोक कला शैली है यह बिहार से संबंध रखती है। ये अलग अलग जो ऑप्शंस हैं आपको कमेंट बॉक्स में इनके अलग अलग लोक कला शैली जो हैं, जैसे कल के क्वेश्चन में हमने बताया था जो रंगोली कहाँ की है, गुजरात की है, और उसी तरह से अलग अलग और भी जो लोक कला शैलियाँ हैं महाराष्ट्र का, जैसे मतलब आपको बताना है ना कमेंट बॉक्स में, महाराष्ट्र का, पश्चिम बंगाल का बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अर्पण का बिहार राज्य से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या? तना, जड़, रंध्र, टहनी। फ्रेंड्स, पिछले कल वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि जब पौधों में पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो वाष्पोत्सर्जन इवेपोरेशन के माध्यम से पानी को निकालते हैं। और कहाँ से निकालते थे? रंध्रों के माध्यम से। रंध्र रहते थे उनके पत्तियों में होते हैं, उनके माध्यम से वो वाष्पोत्सर्जन करते हैं, पानी की अधिक मात्रा को वायुमंडल में निकालते हैं। तो वैसे ही ये जो गैसों का आदान प्रदान भी करते हैं, जैसे कि पौधे दो क्रियाएं करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब वो ग्रहण करते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, और जब वह ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तो श्वसन की क्रिया करते हैं। तो उस माध्यम से वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं? रंध्रों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ा का आकार होता है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो फेफड़ा का आकार है कुछ इस तरह से होता है। ये किस आकार का हो समझ में आ रहा है? त्रिभुजाकार लगभग, या फिर शंक्वाकार, शंकु का आकार जो होता है, कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं कौन? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी अरस्तु, डी ट्रेविरेनस। इनमें से जो डार्विन है इन्होंने जीवों के विकास के बारे में बताया है। तो जीवों के विकास की जो सिद्धांत है उसको डार्विन ने दिया है, और जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु को माना जाता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन जो है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, जिसमें जो जैव घटक और अजैव घटक जो होते हैं इनका अन्योन्य क्रिया आपस में पर्यावरण के साथ का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें पर्यावरण का अध्ययन जीव जंतु की किस शाखा के अंतर किया जाएगा? पारिस्थितिकी। इसका आंसर डी हो जाएगा। जो ये कार्यकी है, टेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स है जिसमें अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है, और वर्गीकी जो जीवों का क्लासिफिकेशन वर्गीकरण किया जाता है। ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन
कहलाता है? जो फ्लावर्स का स्टडी है वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है किसे? आधुनिक आनुवांशिकी का जो जनक है, एक जीन शब्द आपने सुना होगा, जीन, जिसमें कि माँ बाप के गुण उनके बच्चों में या फिर उनके अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं। किसके माध्यम से? गुणसूत्रों के माध्यम से। गुणसूत्रों के माध्यम से जो डीएनए होता है उसके माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं। तो जो जीन है, जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का जो नाम है, ये नाम दिया था वाटसन एंड क्रिक ने। लेकिन जो आधुनिक आनुवांशिकी का जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है? ग्रीगर मेंडल को, जिन्होंने मटर पर रिसर्च करके आनुवांशिकी के सिद्धांत को दिया था। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्रेंड्स, स्पर्मोलॉजी में नाम से ही समझ में आता है कि स्पर्मोलॉजी जब एक तरह से बीज टाइप का है, बीजों की उत्पत्ति है ना। तो स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, सीड्स का। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु वृद्धि करता है। फ्रेंड्स, विषाणु जो वायरस होते हैं इनमें एक अलग प्रकार की क्वालिटी होती है। अलग प्रकार की क्वालिटी यह होती है कि यह जब जो मृत कोशिकाएं होती हैं उनमें रहते हैं और ये वृद्धि नहीं करते हैं, जैसे हैं वैसे ही बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही जीवित कोशिका में जाते हैं तो वह ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। विषाणु को कहा जाता है कि वो बहुत अधिक टाइम तक जिंदा रह सकते हैं और मृत कोशिका के साथ मृत भी बने रहते हैं और एक्टिव कोशिका के साथ तुरंत ही एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जो वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण, लगभग इसी सिद्धांत पे काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा? जीवित कोशिका में। ओके, अगला क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु की खोज ऑप्शंस हैं रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहॉक। इनमें से जो लुई पास्चर हैं, पाश्चुरीकरण के नियम को दिया था। इसमें जो ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? आपके ऑप्शन है सर्पिल, गोल, क्षण रूपी और कॉमा रूपी। आप इस वीडियो को पॉज करके आप उसको देख भी सकते हैं और उसका आंसर आप खुद से पहले सोच लीजिए। इसके बाद जो हम बता रहे हैं आप उसे मैच कराइएगा कि जो हमने सोचा और जो सर ने बताया वो एग्जैक्ट है या नहीं। और जो भी आपको फिर डाउट हो उसको फिर क्लियर करिएगा। और फिर भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये पूछ रहा है कि साधारण आकृति क्या होती है। हालांकि आकृति ये सारे हो सकते हैं, लेकिन साधारणतः वो पाए जाते हैं क्षण रूपी आकृति में। ओके, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पोलो खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पोलो खेल जिसको चौगान भी कहा जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चौगान खेलते समय किस एक महान साम्राज्य के संस्थापक राजा की, सम्राट की मृत्यु हो गई थी। तो ये किसने प्रारंभ किया था? तुर्क ने। ओके, आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी खेल का जन्मदाता देश किसे कहा जाता है? कबड्डी खेल है, इसका जन्मदाता भारत है। भारत कबड्डी के साथ साथ शतरंज का भी जन्मदाता है।
आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरज सेन ने किसकी स्मृति में कराया था? जो राजा सूरज सेन है, एक ऋषि रहे थे, ऋषि गालब, इनकी स्मृति में उन्होंने ग्वालियर किले का निर्माण कराया था। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? ऑप्शन है तेली का मंदिर, मान मंदिर, सास बहू का मंदिर, इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसमें जो तीनों मंदिर हैं ये तीनों ग्वालियर में, लेकिन इसमें पूछा है कि राजा मानसिंह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो नाम में ही है मान, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसिंह तोमर ने मान मंदिर का निर्माण करवाया था। आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी? ओरछा राज्य मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, वहाँ पे जो राजा रुद्र प्रताप थे, उन्होंने इस राज्य की स्थापना कराई थी। फ्रेंड्स, आप बताएंगे कि जो भगवान राम हैं, इनका राजा के रूप में एकमात्र जगह है जहाँ पे पूजा किया जाता है, वह ओरछा में ही किया जाता है। वहाँ पे हरदौल जी का मनौती भी ओरछा में ही किया जाता है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा जो कालीन सभ्यता है, हड़प्पा का जो काल है, वो कितना माना जाता है? 2500 से 1750 ईस्वी ईसा पूर्व, यह हड़प्पा का कार्यकाल माना जाता है। और इसी के समकालीन कोई सभ्यता भारत में विकसित हुई थी, वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, यह पूछा गया है। यह नर्मदा नदी के किनारे हुई थी। आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सन 1899 में किस अधिवेशन में भाग लिया था? ऑप्शन है सूरत, लाहौर, मुंबई, त्रिपुरी। इनमें से जो लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन 1899 में हुआ था, इसमें डॉक्टर हरि सिंह गौर ने पार्टिसिपेशन किया था, भाग लिया था। आंसर होगा बी। एक चीज़ और बता दें कि मध्य प्रदेश के एक जिला है सागर, जहाँ पे डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम से एक विश्वविद्यालय है। कहाँ पे है? सागर में। अगला क्वेश्चन, तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था? ऑप्शन है होलकर, राजा रामचंद्र, जीवाजीराव सिंधिया, परमार। जो तानसेन है, अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं थे। सबसे पहले ये जो रीवा के राजा थे, राजा रामचंद्र, इनके दरबार में थे। फिर मानसिंह तोमर ग्वालियर, वहाँ उनके दरबार में गए। इसके बाद अकबर के दरबार में गए। तो इसका आंसर होगा बी। किसके दरबार में थे? राजा रामचंद्र के। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक की राजधानी मंडला थी? मंडला की महारानी रानी दुर्गावती, नाम सुना होगा आपने। जो गौड़ शासिका थी वो। तो यह पूछ रहा है कि किस शासक की राजधानी मंडला थी? तो किसकी थी? गौड़ों की, गौड़ शासकों की। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता था? ऑप्शन है इंदौर, विदिशा, उज्जैन, धार। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो महाजनपद थे उनकी संख्या कितनी थी? 16। और 16 महाजनपदों में से एक था
अवंती। और अवंती की ही 2 राजधानियाँ थी, एक थी उज्जैनी और दूसरी थी महिष्मती। तो उस समय की जो अवंती थी उज्जैनी भी कहलाती थी, तो अवंतिका का जो नाम है वह उज्जैन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा यात्रा के दौरान सभी प्रकार के प्रश्नों, शिकायतों, सहायता हेतु हाल ही में जारी हेल्पलाइन नंबर निम्न में से क्या है? 139 ये रेलवे हेल्पलाइन नंबर है, आपको भी याद होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? इनमें से जो अंजलि भारद्वाज हैं, इनको अमेरिकी राष्ट्रपति कौन? जो बाइडेन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन कर दिया है? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध ठीक ठाक शत्रुतापूर्ण है, ठीक नहीं है। चीन के साथ व्यापारिक संबंध है लेकिन उतनी ज़्यादा मित्रता नहीं। नेपाल के साथ अच्छी मित्रता है, लेकिन 2014-15 में जब नेपाल ने अपना संविधान खुद का लागू किया था, तब से भारत के संबंध इसके साथ थोड़ा अनबन रहे हैं। और बांग्लादेश के साथ शेख हसीना यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और इनके साथ संबंधों में काफ़ी सुधार पिछले कुछ सालों से हो रहा है। तो ये जो मैत्री सेतु है, यह इसका उद्घाटन बांग्लादेश के साथ किया गया है। आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत की 1 मिलियन महिलाओं की सहायता के लिए गूगल ने किस नए प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? इसमें जो ऑप्शंस हैं वीमेन शक्ति, वीमेन शक्ति नायक, वीमेन विल वेब और वीमेन मिशन वेब। इसमें ऑप्शन जो वीमेन विल वेब, यह प्लेटफॉर्म है जिसको गूगल ने लॉन्च किया है। किसके लिए? 1 मिलियन ग्रामीण भारतीय महिलाओं की सहायता के लिए। आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला है? फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर किस राज्य ने खोला है? तो हाल ही में उत्तराखंड ने वन चिकित्सा केंद्र खोला है। आंसर है डी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का, जिसमें एक सेंटेंस के वर्ड्स को अलग अलग कर दिया गया है और आपको ग्रामेटिकली उसको अरेंज करना है। इनमें पहला है दी वर्कर्स बीजी आर। आप अगर सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में जैसा होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या समझ में आ रहा है? दी वर्कर्स। तो दी वर्कर्स यानी कि 1 2। अब वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएंगे। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, अब केवल इन्हीं की बात हो रही है, तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब दोनों के स्थान पे लगभग आएगा आर, तो 4 हो जाएगा। और वर्कर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा? 3। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3 ए। अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, सी हर लव्स जॉब। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सी एक, और सी फिर इसके बाद जो आपको पता होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इनके जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें जो सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशन होता है, बॉन्डिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है और हेल्पिंग वर्ब की जगह पे ही उसमें यस या ईएस वर्ब में जुड़ जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में ऐसा होता है।
तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ना आकर के वर्ब में ही यस या यस जुड़ जाता है। तो सी लव्स, तो इसके बाद आ जाएगा 1 3। अब ये जॉब है, तो जॉब किसका ये बताने के लिए जब हम लगाते हैं तो ये यहाँ पे एक वर्ड आता है जिसको नाउन प्रोनाउन बोला जाता है। हर जॉब, किसका जॉब? उसका जॉब। लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए हर और मेल के लिए हीज। तो इसके बाद आएगा 1 3 हर जॉब 2 4 1 3 2 4, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, जैक अराइव नेक्स्ट वीक विल। यहाँ पे सेम पैटर्न, सब्जेक्ट है जैक, इसके बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया है विल 5, अराइव 2, नेक्स्ट वीक 3 4, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम पैटर्न पे, ही। यहाँ पे जब हम स्पोकन की बात करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में, यहाँ पे ही इज है, तो ही इज को हम जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो वो हीज लिख देते हैं। तो हीज अरेंज एंड ईटिंग, तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ मिल करके क्या आ गया? ही हीज। तो 1। अब यहाँ पे वर्ब आएगा, वर्ब क्या है इसमें से? ईटिंग, ही इज ईटिंग 4 ऑरेंज। तो ऑरेंज की क्वांटिटी बताने के लिए आर्टिकल्स जो यूज हुआ है एन, तो एन पहले आएगा 3, इसके बाद 2 ऑब्जेक्ट 1 4 3 2, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी मेन डॉक्टर्स आर। दी मेन डॉक्टर्स आर, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दी डॉक्टर्स 1 3। अब यहाँ पे जब हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं हो तो मेन जो हेल्पिंग वर्ब जैसे दिखते हैं लेकिन ये यूज़ होते हैं मेन वर्ब की तरह। तो दी डॉक्टर्स आर, यहाँ पे 4 आएगा और मेन ऑब्जेक्ट 2 आ जाएगा। तो 1 3 4 2, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की संख्या आपको दिखती नहीं रही है, लेकिन इन त्रिभुज जब एक दूसरे से मैच कर रहे हैं तो ये उसके अंदर भी त्रिभुज बना दे रहे हैं। तो आपको इसमें से काउंट सावधानीपूर्वक करना होगा। हम एक को लेकर के चलते हैं, पहले त्रिभुज को लेते हैं। तो पहले त्रिभुज में एक बड़ा सा त्रिभुज दिख रहा है, इसमें एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज हम ये मान लेते हैं जैसा दिख रहा है, तीसरा त्रिभुज ये है। यहाँ इस पार्ट को हमने कवर किया और ये पूरा मिला करके एक त्रिभुज और बन जा रहा है, तो 4 हो गया। और ये पूरा त्रिभुज मिला करके हो गया 5, और ये पूरा त्रिभुज मिला दिया तो हो गया 6। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 6, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यदि हैज के जगह पे हम घटाव लिखें, हैज अर्थात घटाव, एंड अर्थात विभाजन, एट द रेट अर्थात जोड़, एंड परसेंटेज अर्थात गुणन, तो इतना जो लंबा चौड़ा दिया हुआ है इसका बराबर में यहाँ पे क्या आएगा? तो हम इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं, 1 3 2। अब एंड के जगह पे क्या लिखा है? अर्थात विभाजन। हम विभाजन का साइन सिंबल बनाते हैं। हैज़ की जगह पे लिखा है घटाव, हम माइनस का सिंबल बनाते हैं 10। इसके बाद एट द रेट की जगह पे लिया है जोड़ प्लस, इसके बाद प्लस कितना 20। परसेंटेज के स्थान पे क्या लिया है? गुणन। इसके बाद क्या आएगा ये आपको काउंट करना है। आप इजली कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास में जनरली हम पहले डिवीजन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद मल्टीपल को सॉल्व करते हैं, फिर माइनस, फिर प्लस। तो हम देख लेते हैं कि जो डिवीजन है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? 3 4 जा 12, फिर 1 आ जाएगा 3 4 जा 12, यानी कि 4 4 माइनस 10 प्लस ये मल्टीपल इसके बाद सॉल्व कर लेंगे, 22 जा
40 इक्वल टू वाट। अब 14 माइनस 10 करेंगे, 34 प्लस 40 इक्वल टू वाट, क्या आ जाएगा 74। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त पद, जो पद यहाँ पे गायब है, इस यहाँ पे क्या होगा। तो हमें दो ऐसे पद दिए गए हैं जिनके बारे में हम पैटर्न ज्ञात कर सकते हैं, और इसी पैटर्न पे हम तीसरे को भी हमें ज्ञात करना है। पहले पैटर्न को देखते हैं। इसमें लिखा है कि इधर से चलें या फिर इधर से, कोई ज़्यादा अंतर नहीं आना है। यहाँ से हम चलते हैं राइट साइड से। 7 लिया है और 10 लिया है और 289। तो इसमें या तो प्लस रहता है या माइनस रहता है या मल्टीपल रहता है या स्क्वायर्स का प्लस रहता है। इस तरह से हम देखने की कोशिश करते हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि 7 है, 10 है और इसके बाद अचानक से बहुत ही बड़ी संख्या है, तो कहीं ना कहीं से स्क्वायर होगा या फिर बहुत ही इसका ज़्यादा मल्टीपल में होगा। तो 7 और 10 को अगर हम प्लस करें तो आ रहा है 17, और 17 का हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ सकता है, या फिर हम 289 से डिवाइड ही करेंगे अगर 17 को तो कितना आएगा। तो यहाँ डिवाइड करने पे आ रहा है 17, यानी कि हम देख रहे हैं कि यह 17 का स्क्वायर है। हम स्टार्टिंग के दो अक्षर को जोड़ करके अगर स्क्वायर कर दें तो ये मिल रहा है। सिमिलरली हम इसको देखते हैं कि 8 और 11 दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ रहा है 19, और 19 का हम स्क्वायर करते हैं तो कितना मिल जा रहा है 361। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर और यहाँ पर जो है उनका प्लस करने के बाद जो यहाँ पर है वो स्क्वायर होगा। तो हम देख लेते हैं कि यहाँ है 169, ये किसका स्क्वायर है। हम इसका अंडर रूट देखें तो यह है 13 का, और यहाँ पे जो 13 है वह, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वो और प्लस 5 इसके बराबर होना चाहिए। तो ये 5 और x, अगर हम 13 में 5 को माइनस कर दें तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन मार्क जहाँ पे है तो कितना हो जाएगा 8। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि यह घड़ी द्वारा 10:30 है। यदि मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित करती है तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। फ्रेंड्स, आपको पता है, आप एक पहले घड़ी बना लीजिए। घड़ी बनाने के बाद अगर हम देखते हैं अगर 10 बजाते हैं तो अगर 10 का जो सिंबल यहाँ पे लगभग कहीं रहता है, तो अगर 10 साढ़े 10 बज रहा है तो ये कुछ आकृति होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मिनट की सुई है बड़ी वाली, यह किधर के किस डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, साउथ को, दक्षिण को, और ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। ये वाला जो डायरेक्शन है ये कौन सा है, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मंच पर एक व्यक्ति को दिखाते हुए रीता ने कहा कि वह मेरे पति की पत्नी की पुत्री का भाई है। तो मंच पर मौजूद व्यक्ति रीता से किस प्रकार संबंधित है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को या तो जो कह रहा है आप उसको खुद को डिनोट कर लें, या फिर जिसको डिनोट किया जा रहा है उसको आप अपनी जगह पे रख लें, या फिर उसको उसकी जगह पे आप खुद को रख लें। तो ऐसे सॉल्व करना आसान होता है। अगर हम ये मान लें कि यह है रीता, यहाँ पे कोई व्यक्ति है x, वो बोल रही है कि जो x का संबंध है क्या है, इससे इक्वेशन पूछ रहा है। अब ये बता रही है किसी को कि यह जो है वह मेरे पति, यानी कि यह इसके हस्बैंड की बात कर रही है, अपने की पत्नी यानी कि खुद की बात कर रही है, की पुत्री, इसकी कोई बेटी है, डॉटर, का भाई है, यह इसका भाई है। यानी कि खुद की बेटी का भाई क्या होगा, खुद की बेटी का भाई खुद का बेटा होगा। तो पूछ रहा है कि जो मंच पर जो मौजूद व्यक्ति है वह रीता से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रीता का एक्स के साथ क्या संबंध है, तो वह पुत्र का संबंध है, पुत्र और माता का संबंध है। तो आंसर हो जाएगा ए।
फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं 50 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।